नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, ये आप लोग का तीसरा पार्ट है। आप लोग का तीसरा पार्ट है, बताया था निश्चित उत्तरे 3 पार्टों में मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा पूरी किताब का। बच्चों 18 चैप्टर था, 6 चैप्टर करके हमने 3 पार्ट में कंप्लीट करा दिया। बच्चों टोटली 6 गुणे 3 यानी कि 18 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। ये वीडियो आप लोग का 6 चैप्टर की एक बार फिर से बच्चों बहुत छोटी वीडियो होती है, क्योंकि निश्चित उत्तरे जो प्रश्न होते हैं बच्चों बहुत छोटे छोटे होते हैं। और साइंस वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग की वीडियोज नहीं आ रही है, तो बेटा आप लोग की भी आएगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 आप लोग का, हमें सीखने के नियम किसने दिए? तो बच्चों उस दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने पिंजरे में अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बच्चों तो वो भूखी बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम है बच्चों? तो 3 उपनियम है। कितने उपनियम है? 3। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इसने चिंपैंजी बंदर पे किया था, ठीक है। सीखने के सूझ सिद्धांत को समझाइए। तो यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया संबंधी प्रत्यावर्तन या प्रयत्न भूल के अनुसार न होकर सूझ द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बच्चों किया था कोहलर ने, ठीक है। किसने किया था? कोहलर ने। हम करके सीखते हैं किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा था बच्चों। किसने किया था? किलपैट्रिक ने। सीखने का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृद्धि एवं अवधान। अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? अभी अभी बात हुई थी बच्चों, कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। किसने ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है? किसने कहा है कि ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने कहा बच्चों? क्रो एंड क्रो ने। सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे आप लोग के कोहलर थे बच्चों। कौन थे? कोहलर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, अभिप्रेरणा का कोई एक वर्गीकरण कीजिए। तो जन्मजात प्रेरणा और अर्जित प्रेरणा, ठीक। अगला है, अभिप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पड़ता है बच्चों, रुचि का विकास होता है। क्या होता है? रुचि का विकास। नेक्स्ट है बच्चों, सीखने में प्रेरणा का क्या योगदान है? तो सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः देखने में आता है कि अच्छी प्रकार से प्रेरित होकर विद्यार्थी अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं, और यदि उन्हें बराबर किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा मिलती रहे तो आगे भी उनकी उपलब्धियां दूसरों को चौंकाने वाली होती हैं। वास्तव में प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा मिलते रहने से सीखना सर्वोत्तम होता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका था बच्चों? गिलफोर्ड का था। किसका था? गिलफोर्ड का था। प्रेरणा के प्रारंभ के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बच्चों है आवश्यकताएं। कौन है? आवश्यकताएं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी बच्चों? वुड ने दी थी। किसने दी थी? वुड ने। अगला है प्रश्न संख्या 7, अभिप्रेरक के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अभिप्रेरणा के 3 पक्ष निम्नलिखित हैं: आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रणोदन या चालक, उद्दीपन या प्रोत्साहन, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है? तो है बच्चों आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। नेक्स्ट है, भूख कैसा प्रेरक है? भूख कैसा प्रेरक है बच्चों? तो जन्मजात है। कैसा है? जन्मजात है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है बच्चों। किसने कहा है? स्किनर ने। भूख और प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक माने जाते हैं? तेज जन्मजात माने जाते हैं। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? तो वह 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। किसी एक अर्जित प्रेरक का नाम लिखिए। वह रुचि, प्रशंसा, निंदा आदि, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला है, रुचि के 2 प्रकार बताइए। तो रुचि के 2 प्रकार है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। पुरस्कार की एक परिभाषा लिखिए, या फिर ये बताइए कि पुरस्कार क्या है। तो पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करना
या करता है, यही पुरस्कार आपका कहलाता है रायबर्न के अनुसार बच्चों। ठीक है। रुचि एक अर्जित प्रेरक है, सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। दंड कितने प्रकार का होता है? दंड कई प्रकार के होते हैं, आर्थिक दंड, उपेक्षात्मक दंड, शारीरिक दंड, मानसिक दंड आदि। सीखने में दंड का क्या स्थान है? सीखने में दंड का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह सुधारात्मक होना चाहिए। रुचि अपने गत्यात्मक रूप में एक मनोवृत्ति है, किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है बच्चों? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। रुचि क्या है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। ठीक है। चलिए अगला है, दंड के क्या उद्देश्य हैं? सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पुरस्कार व्यक्ति को अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करने के लिए दिया जाता है। रुचि के कितने प्रकार होते हैं? रुचि के दो प्रकार होते हैं, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। रुचि के निर्माण के आधार पर क्या है? रुचि के निर्माण के आधार पर क्या है? तो मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नोद एवं आवश्यकताएं। रुचि के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक स्रोत, अर्जित स्रोत। कान उमेटना, चाटना, चाटा मारना किस प्रकार के दंड में शामिल है बच्चों? तो शारीरिक दंड में शामिल है। छात्र की प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना और पीठ थपथपाना किस प्रकार का पुरस्कार है? तो बच्चों यह प्रशंसा, इससे विद्यार्थी अच्छे कार्य करने की ओर प्रवृत्ति होता है। ठीक है। पुरस्कार किसे कहते हैं? अभी अभी बताया था आप लोग को। अच्छे कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो सुख अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होता है उसे पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। सुखद होगा बच्चों, ये सुखा नहीं, ये क्या होगा? सुखद होगा। ठीक है। चलिए, वातावरण के संपर्क से विकसित रुचि किस प्रकार की होती है? तो होती है बच्चों अर्जित रुचि। क्या होती है? अर्जित रुचि। आपके विचार में दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम है? तो सुधारात्मक बच्चों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्तियों में आत्मविश्वास की सुदृढ़ भावना और पर्याप्त सहनशीलता होती है? तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होती है इनमें होती है। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि पर्यायवाची है, यह असत्य कथन है बच्चों। कैसा कथन है? असत्य। स्वप्न विश्लेषण विधि किस उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो मानसिक चिकित्सा है बच्चों। क्या है? मानसिक चिकित्सा है। मानसिक स्वास्थ्य और सीखने के बीच कैसा संबंध है? यह है बच्चों घनिष्ठता का संबंध। मानसिक स्वास्थ्य के तीन पक्ष कौन कौन से हैं बच्चों? व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, समस्याओं के समाधान में सक्षम। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है बच्चों? ये फ्रॉयड हैं। कौन है? फ्रॉयड। मानसिक स्वास्थ्य की कोई एक परिभाषा लिखिए। हेडफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? शारीरिक दोष या विकार। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसने लिखी है? क्लिफर्ड बियर ने लिखी है बच्चों। ठीक है। क्लिफर्ड बियर ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की बात करेंगे बच्चों। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समायोजन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने एवं सीमाओं को समझते हुए अपने समाज में प्रभावपूर्ण एवं सुखद जीवन गुजारने में सफल होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था बच्चों? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आए, निम्न सूत्र से क्या निकालते हैं? या बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है? तो मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु और गुणा में 100। ठीक है बच्चों। ओके, ये बुद्धि लब्धि हो गई। किसने कहा है कि बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? ये किसने कहा है बच्चों? थर्स्टन ने कहा है। किसने कहा है? थर्स्टन ने। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो जब जन्मजात स्वाभाविक व प्राकृतिक योग्यता व्यक्ति और सीखने में सहायता देती है। लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं होता है।
बुद्धि चार तत्वों का समूह है, किसने कहा है बच्चों? वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता कौन है? टरमैन है बच्चों। कौन है? टरमैन है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन की इन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि बताइए, तो 80 से लेकर 90 के बीच में होती है। बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बीने, टर्मन और स्टर्न थे बच्चों। सामान्य एवं विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सामान्य एवं विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय मुख्य रूप से शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षणों का जन्म हुआ। इसके उदाहरण है आर्मी, अल्फा और बीटा परीक्षण। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बता दिया बच्चों, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। बुद्धि के द्विकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया है बच्चों। ठीक है, किसने किया है? स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्राचीनतम प्रकार है? तो मौखिक परीक्षण जो है उपलब्धि परीक्षण का प्राचीनतम प्रकार है। ठीक। किस परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देते हैं? तो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली होती है बच्चों। उपलब्धि परीक्षण के एक लाभ बताइए। तो प्रश्न पत्र बनाना सरल होता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि प्रश्न पत्र बनाना सरल होता है। बुद्धि लब्धि से क्या आशय है? तो बालक की वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो एक उपलब्धि परीक्षण कार्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित निष्पत्ति को मापने का यंत्र साधन होता है। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार का उल्लेख कीजिए। देखिए, शारीरिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, यह वर्गीकरण शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर किया है। इन वर्गीकरण का आधार शेल्डन की शरीर विज्ञान तथा शरीर विकास विज्ञान के आधार पर 4000 व्यक्तियों का अध्ययन है, यथा कोमल तथा गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार। ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्यक्तित्व शब्द पर्सनैलिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा। ठीक है। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? या व्यक्तित्व के स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोडसा ने किया बच्चों। किसने किया? हरमन रोडसा ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का संबंध किस परीक्षण से है? तो व्यक्ति परीक्षण से बच्चों। किससे? व्यक्ति परीक्षण से। किस प्रकार के प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं? तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इसके लिए विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं। ठीक है। चलिए, बाल संप्रत्यय परीक्षण का संबंध किस परीक्षण से है बच्चों? तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। इस परीक्षण में विषयों को एक एक करके 30 चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयगत मन परीक्षण यानी कथा संस्कार परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस विधि से संबंधित है? व्यक्तिगत विधि से बच्चों। व्यक्तिगत परीक्षण के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्यक्तिगत परीक्षण का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण फ्रॉयड ने प्रस्तुत किया था। मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? तो सिगमंड फ्रॉयड थे बच्चों। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों इनका अंतर देखते हैं। देखिए, निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कम होती है, वही वस्तुनिष्ठ में क्या होती है? अधिक होती है। एक कम विश्वसनीय होते हैं जो निबंधात्मक होते हैं, और ये अधिक विश्वसनीय होते हैं आप लोग के। एक कम वैध होते हैं, अधिक वैध होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दिया जाता, इसमें अनुमान के आधार पर उत्तर दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों टोटली आप लोग के 6 चैप्टर मैंने आप लोग को जो बच्चा बचा हुआ था उसको पढ़ा दिया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फिलहाल बच्चों, ठीक है, आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। इतना कम समय की वीडियो बना रहा हूँ बेटा, इतना कम टाइम की, तो आप लोग को देख लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, ताकि आप बोर्ड में जब बैठे बोर्ड के एग्जाम में तो 100 में 100 नंबर बहुत बढ़िया से करके आ पाए। ठीक है।
अब ये खत्म हो गया बेटा, तो इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम सीरीज लेके आएंगे। तो आप लोग परेशान न होइएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।